गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विद्रोही और राज चैप्टर के अंतर्गत 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह विद्रोह अचानक नहीं हो गया था, बल्कि इसके लिए अनेक कारण वर्षों से संचित होते रहे थे, जैसा कि हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 1857 ईस्वी में संचित असंतोष सामंत सेना और जनता के माध्यम से विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। इस विद्रोह के एक नहीं अनेकों कारण थे। यह अंग्रेजों के शासन के 100 वर्षों के समय अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों, अन्यायों, अमानवीयताओं तथा उसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को होने वाले असंख्य कष्टों के परिणाम स्वरूप होने वाला महाविस्फोट था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के समाज के, शासन के, शिक्षा के, धर्म के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया, शोषण किया। आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, धार्मिक शोषण, हर तरह से जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां रहीं और उसके खिलाफ जनता में जो असंतोष व्याप्त होता जा रहा था बच्चों, वह 100 वर्षों के पश्चात यानी 1757 से लेकर के 1857 तक के संचित विद्रोही भावनाओं का यह महाविस्फोट था। जनता अंग्रेजों से घृणा करती थी, किंतु उसे नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था और 1857 में मेरठ के सैनिकों द्वारा बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपकर जब क्रांति प्रारंभ की गई तो जनता इनके पीछे हो ली। अब हम इस क्रांति के प्रमुख कारणों पर एक एक करके प्रकाश डाल रहे हैं। तो पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कंपनी राज्य की स्थापना भारत में जिस तरीके से हुई थी, उससे भारतीयों के एक वर्ग में असंतोष होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों ने जिस तरीके से साम दाम दंड और भेद की नीति, जो कि आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुकी हैं, का पालन करते हुए जिस प्रकार से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी बच्चों, उससे भारत का एक वर्ग अत्यंत दुखी था। और यह वर्ग कौन था? देशी राज्यों के प्रति नीति से असंतोष देशी राज्य थे और उनके प्रति अंग्रेजों की जो नीति थी, साम्राज्यवादी नीति, उससे ये इन राजाओं के मन में, इन राज्यों के मन में असंतोष के भाव उत्पन्न हो गए थे। तो कंपनी ने अपने राज्य की स्थापना सिर्फ सैनिक शक्ति के बल पर नहीं की, बल्कि छल प्रपंच, राजनीतिक षड्यंत्रों की भी सहायता लिया, जैसा कि आप लोगों ने कर्नाटक युद्धों के दौरान पढ़ा है, मैसूर युद्ध के दौरान पढ़ा है। तो इन लोगों ने यानी अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया, राजनीतिक षड्यंत्र का सहारा लिया। क्लाइव से डलहौजी तक सभी ने इस नीति का सहारा लेकर भारतीय शासकों को अपमानित किया, उनके अधिकारों का हनन किया एवं उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया। बेलेजली ने सहायक संधि बनाई। देशी राज्यों का अपहरण करने के लिए बेलेजली ने सहायक संधि बनाई, तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति बनाकर रही सही कसर को पूरा कर दिया। इसके विषय में, दोनों ही नीतियों के विषय में आप लोग छोटे क्लास में अध्ययन कर चुके हैं।
और ये जो नीतियाँ थीं डलहौजी और बेलेजली की, इनका मात्र एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तारवादी नीति के मार्ग में यह नहीं देखा कि उनका कार्य सही है या गलत है, उनके द्वारा उठाया जाने वाला कदम, उनकी नीति उचित है या अनुचित। इन सब चीज़ों को ताक पर रखकर बेलेजली और डलहौजी द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया गया। और डलहौजी ने तो जबरदस्ती बहाना बनाकर अनेक राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत बच्चों, उसने देशी शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था। भूतपूर्व शासकों की पेंशन बंद कर दी थी, जिसके शिकार नाना साहब हुए थे, तथा उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। अवध को जिस ढंग से कंपनी ने अधिकार में लिया, उससे बचे खुचे राज्यों में भय और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया और नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। मुगल वंश को समाप्त करने की घोषणा कर अंग्रेजों ने भारतीयों को क्रोधित और उद्वेलित कर दिया। तो इस प्रकार इन दोनों यानी बेलेजली और डलहौजी की नीतियाँ 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। देशी राज्यों के अधिग्रहण का प्रभाव और देशी राज्य विशेषतया अवध के अधिग्रहण यानी अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती मिलाए जाने के कारण बड़ी संख्या में सैनिकों, तालुकेदारों, जमींदारों, प्रशासनिक अधिकारियों में घबराहट और बेचैनी फैल गई। उनके सामने बेकारी की समस्या भी उठ खड़ी हुई, अतः वे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने को तैयार हो गए। और कंपनी की प्रशासकीय नीति, इसके अंतर्गत कंपनी की दोषपूर्ण प्रशासकीय नीति ने भी भारतीयों के एक बड़े वर्ग में असंतोष की भावना पैदा कर दी। और यह नीति क्या थी? पहली नीति थी, प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी हितों की रक्षा करना। क्या था बच्चों? अंग्रेजी हितों की रक्षा करना। तो विभिन्न गवर्नर जनरलों द्वारा किए गए सुधार कार्यों का उद्देश्य अंग्रेजी हितों की सुरक्षा करना था। भारतीयों को तो इतने कष्ट हुआ कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, उसकी कल्पना करने से ही कष्ट होता है। न्याय और लगान व्यवस्था में किए गए किसी भी सुधार से भारतीयों को लाभ नहीं हुआ, उल्टे उनके कष्ट बढ़ते चले गए। भारतीय बिचौलियों को इसका लाभ तो मिला, परंतु जनसाधारण को कष्ट ही उठाना पड़ा था। तो इस प्रकार अंग्रेजों की जो नीतियाँ थीं, प्रशासन में भेदभाव की नीति, दोषपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली और जागीरों की जब्ती से क्या हुआ? बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। देशी राज्यों में अनेक उच्च कुलीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, कलाकार, धर्माधिकारी नौकरी करते थे। इन्हें राज्य की ओर से संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता था, परंतु देशी राज्यों के कंपनी राज्य में विलय हो जाने से इनके सामने बेकारी की समस्या खड़ी हो गई। तो बच्चों, देशी राज्यों के अधिग्रहण के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। कंपनी के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए। जो देशी राज्यों के यहाँ नौकरी करते थे, उच्च पदाधिकारी थे, उनके लिए भी कंपनी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अतः असंतुष्ट व्यक्तियों, मौलवियों और पंडितों ने जनमानस को भड़काना शुरू कर दिया। और बहुत से तालुकेदार जागीरों की जब्ती के कारण क्या हुआ कि तालुकेदार व वंशानुगत भूमिपति जो सरकार का भूमि एकत्रित करते थे, भू राजस्व
अपने अपने पदों तथा अधिकारों से वंचित हो गए। और क्या हुआ कि कुछ कर मुक्त भूमिपतियों को कहा गया कि वे अपना अधिकार वृक्षा अर्थात वह दस्तावेज दिखाएं जिसके द्वारा उन्हें कर मुक्त किया गया है। यह प्रायः संभव नहीं था और फलस्वरूप बहुत सी ऐसी भूमि जब्त कर ली गई, ऐसी भूमि पुनः नीलाम कर दी गई। कई बार यह भूमि वे लोग लेते थे जो जमींदारी के कार्य को नहीं समझते थे तथा किसानों का शोषण करते थे। बम्बई के इनाम कमीशन ने 20,000 जागीरें जब्त कर ली। इससे बहुत से जागीरदार और शक्तिशाली भूमिपति निर्धन हो गए तथा अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बन गए। तो इस प्रकार जो तालुकेदार और जमींदार पहले अंग्रेजों के समर्थक थे, उनमें भी अब अंग्रेजों के प्रशासनिक नीतियों के कारण विरोध की भावना मुखर होने लगी। अगला टॉपिक हमारा है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में कंपनी प्रशासन का सबसे बुरा प्रभाव आर्थिक जीवन पर पड़ा। विद्रोह को प्रेरित करने वाले मुख्य आर्थिक कारण इस प्रकार, और आर्थिक कारणों में देशी उद्योगों का विनाश। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों कि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य भारत से अधिक धन एकत्रित करना था। सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारत के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। आर्थिक नीति क्या थी इनकी? भारत से कच्चे माल की प्राप्ति, और वस्त्र उद्योग तो बिल्कुल समाप्त हो गया। भारत से धन बाहर ले जाना, अंग्रेजों की नीतियाँ क्या थी? भारत से धन को बाहर ले जाना। भारतीय व्यापार वाणिज्य पर अधिकार कर यहाँ से अंग्रेज धन बटोर कर अपने देश ले जाने लगे। इससे भारत की गरीबी बढ़ गई। कृषि और किसानों की बुरी दशा। यहाँ है कृषि पर अत्यधिक बोझ। तो कृषि पर अत्यधिक बोझ कैसे बढ़ा? जब कृषि और किसानों की दशा बुरी हो गई। सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा था बच्चों, वह कृषकों पर ही पड़ा था। जैसा कि पिछले चैप्टर में भी हम बता चुके हैं, जो भू राजस्व व्यवस्था में अंग्रेज बार बार परिवर्तन करते थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल, उसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता था? आप लोगों ने देखा, किसानों के ऊपर पड़ता था। और प्रत्येक भू राजस्व प्रणाली के परिणाम स्वरूप किसान और खेती पर दबाव बढ़ता गया। लगान की राशि बढ़ती गई। किसानों को सरकार के अतिरिक्त भूस्वामियों जमींदारों के अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा, और लगान न चुकाने से उनकी जमीन छीन ली गई और वे किसान से खेतीहर मजदूर बन गए। यानी जो भूमिपति था अब वह क्या हो गया? भूमिहीन किसान बन गया, खेतीहर मजदूर बन गया। स्वयं पुराने जमींदारों को भी इस व्यवस्था का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। जिनकी जमींदारियां नीलाम हो गई थी, उनको भी इस व्यवस्था का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। भू राजस्व व्यवस्था, शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था का परिणाम भुगतना पड़ा। और जो नए जमींदार वर्ग द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, उसका भी बहुत ही भयानक परिणाम सामने आया। पुराने जमींदार समाप्त हो गए एवं उनकी जगह शाहूकारों, कंपनी के कर्मचारियों, मध्यम वर्ग ने ले लिया था। इससे किसानों और पुराने भूमिपतियों में असंतोष व्याप्त हो गया था। बंगाल और अन्य जगहों पर अनेक कृषक विद्रोह हुए, जिनका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है विभिन्न चैप्टरों के अंतर्गत। अतः सरकार की आर्थिक नीतियों से किसान, कारीगर, दस्तकार, पुराने जमींदार सभी की स्थिति दयनीय बन गई थी। हस्तशिल्प तथा व्यापार का विनाश व्यापक तौर पर हो रहा था।
अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ जो थी वह भारतीय व्यापार और उद्योग के विरुद्ध थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार का सर्वनाश हो गया। कार्ल मार्क्स ने, जो कि रूस का एक महान दार्शनिक थे, 1853 में लिखा, यह अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी यानी लूम को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा कि क्या हुआ कि भारतीय उद्योग धंधा नष्ट हो गया। क्यों हो गया? अंग्रेजों के प्रशासनिक नीतियों के कारण। अंग्रेजों ने भारतीय सूती कपड़े को अंग्रेजी मंडियों से वंचित करना आरंभ किया और फिर भारत में एक ऐसा मोड़ दिया कि सूती कपड़े की मातृभूमि को ही विदेशी सूती कपड़े से भर दिया गया। किस प्रकार किया गया कि यहाँ से कच्चे माल इंग्लैंड भेज करके इंग्लैंड से मशीनों द्वारा तैयार माल को भारतीय बाज़ारों में उतार दिया गया। जबकि भारत में उस समय क्या होता था, हैंडलूम से कार्य होता था। जैसा कि मार्क्स ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने, कि लूम को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, चरखे का विनाश कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है सूती कपड़ा उद्योग के पतन होने से कृषि पर बोझ बढ़ गया और अंत में देश दरिद्र हो गया। और कर मुक्त भूमि एवं जागीरों का अधिग्रहण, तो शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों से दी गई कर मुक्त भूमि एवं जागीरों को अंग्रेजों ने जब्त करना शुरू कर दिया। इससे भी भारतीयों के मन में असंतोष की भावना व्याप्त होती चली गई। अगला कारण है सामाजिक कारण। तो 1857 की क्रांति के लिए कुछ सामाजिक कारक भी उत्तरदायी हैं, जिनका वर्णन हम कर रहे हैं। पहला है भारतीयों से तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। क्या है पहला टॉपिक? भारतीयों से तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाना। तो बच्चों, अंग्रेज भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे, जिससे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ा। भारतीयों को अपमानित और दंडित करने में अंग्रेज आत्मसंतुष्टि महसूस करते थे। भारतीयों को कानून के सामने भी बराबरी का दर्जा नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने रॉलेट एक्ट के विषय में पढ़ा है कि उसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट जो लाने का प्रयास किया गया था, इसमें कानून के क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास रॉलेट एक्ट द्वारा जो किया गया था, उसको लागू नहीं किया गया। रॉलेट एक्ट को लागू नहीं किया गया। अंग्रेजों ने ज़बरदस्त विरोध किया इसका और रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया था। उसमें यह प्रावधान था रॉलेट एक्ट में कि जब भारतीयों के मुकदमों को सुनने और फैसले देने का अधिकार अंग्रेज़ों को है, तो अंग्रेज़ों के मुकदमों को सुनने और उनके खिलाफ फैसले सुनाने का अधिकार भारतीय जजों को भी होना चाहिए। ऐसा रॉलेट एक्ट में प्रावधान किया गया था, किंतु इसे लागू होने से पूर्व ही अंग्रेज़ों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। तो बच्चों, इस प्रकार जो है विभिन्न कारणों की वजह से, विभिन्न सामाजिक कारणों की वजह से भी भारतीय जनता के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना बलवती होती चली गई। तो दूसरा कारण जो है वो है अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास की भावना का बढ़ना। सुधार के नाम पर भारतीय परंपराओं, भाषा, संस्कृति को योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज समाप्त करने की नीति बना रहे थे और भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही थी। अगला टॉपिक जो है वो है धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं पर आघात। तो अंग्रेज़ों ने
कौन सी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर आघात किया बच्चों? अब हम लोग उसके विषय में समझते हैं। ईसाई मिशनरियों के प्रचार कार्य से, तब भारत में ईसाई मिशनरियाँ धार्मिक प्रचार का कार्य करती थीं। धर्म परिवर्तित लोगों को सरकारी नौकरी देने, तब धर्म परिवर्तन कराने के लिए यह प्रलोभन देती थी कि जो धर्म परिवर्तन करेगा उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यह कार्य ये जो ईसाई मिशनरियाँ होती थी जनता के बीच में जाकर बखूबी प्रचार प्रसार करती थी कि धर्म परिवर्तित लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की कार्यवाही ने जलती अग्नि में घी का काम किया। पहले हिंदुओं में यह व्यवस्था थी कि जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा, किंतु अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाकर यह घोषणा कर दी कि जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उसको उसके पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार दिया जाएगा। तो यह भारतीय धर्म सामाजिक परंपराओं के प्रति आघात था और मुल्ला, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी अपने धर्म पर आघात को रोकने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार कार्य में लग गए। भारतीयों ने अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध अविश्वास एवं क्रोध की भावना जनता में जगाने का प्रयास किया। अगला टॉपिक हमारा है अंग्रेजों की अजेयता में विश्वास समाप्त। क्या है बच्चों? कि अंग्रेजों की अजेयता यानी अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, जो अभी तक यह भावना लोगों के मन में व्याप्त थी अब समाप्त हो गई। 1857 ईस्वी के पूर्व कुछ युद्धों में अंग्रेजों की पराजय, उनके शक्ति के केंद्र बंगाल एवं अन्य जगहों में हुए अनेक विद्रोहों ने भारतीयों में यह धारणा बैठा दी कि अंग्रेज अब अजेय नहीं हैं, यानी अब उन्हें हराया जा सकता है, बल्कि साहस और शक्ति से पराजित कर उनका राज्य भी समाप्त किया जा सकता है। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण बनने लगा। तो ये थे सामाजिक कारण, और अंग्रेजों ने सामाजिक कारणों में समाज सुधार के नाम पर विभिन्न कानून जो बनाए थे, जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पर रोक के प्रयास आदि को भी लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप मानते हुए इसका विरोध किया। और अंग्रेज भारतीयों को काला कहते थे तथा प्रत्येक अवसर पर भारतीयों को अपमानित करते थे। अंग्रेज प्रायः भारतीयों पर अत्याचार करते थे, जिसमें कई बार तो पीड़ित की मृत्यु तक हो जाती थी। अंग्रेजों को इसके बावजूद कभी कठोर दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि न्याय के क्षेत्र में समानता नहीं थी। न्याय जो था, न्याय प्रणाली, वह अंग्रेजों की पक्षधर थी। इसलिए बच्चों, अंग्रेजों को कभी भी उनके अपराध के फलस्वरूप दंड नहीं मिल पाता था। तो ये सब जो सामाजिक भेदभाव अंग्रेजी प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा था, इसके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का वातावरण व्याप्त होता चला गया। अगला कारण है धार्मिक कारण। क्या है बच्चों? धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में पहला टॉपिक है भारत का ईसाईकरण। अंग्रेजों द्वारा भारत के ईसाईकरण का प्रयास किया गया। शारीरिक तथा राजनीतिक अन्याय सहन करना कई बार संभव हो सकता है, परंतु धार्मिक उत्पीड़न सहना बहुत कठिन होता है।
अंग्रेज़ों का एक उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना था। और अगला टॉपिक है हिंदू व मुस्लिम धर्मों का अपमान। अंग्रेज़ जो थे वो हिंदू और मुस्लिम धर्मों का अपमान किया करते थे। जैसा कि बीडी सावरकर के अनुसार अंग्रेज अधिकारी राम मोहम्मद को गोलियां देते थे। ईसाई मिशनरियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती थीं ताकि वे लोगों को सरलता से ईसाई बना सके, और लोगों को ईसाई बनाने के लिए लालच दिया जाता था। जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में सामाजिक कारण में आप लोगों को बताया कि पैतृक धन में उत्तराधिकार का नियम जो पहले नहीं था धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए, अंग्रेजों ने अब वैध कर दिया कि सभी व्यक्ति को जो धर्म परिवर्तन करता है उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, ऐसा कानून बना दिया। तो ये सब जो लालच देते थे इसलिए देते थे ताकि लोग सरलता से धर्म परिवर्तन कर लें, यानी ईसाई बन जाएं। लोगों को ईसाई बनाने के लिए लालच दिया जाता था। नौकरियों में पदोन्नति का लालच दिया जाता था। मूर्ति पूजा को बुरा कहा जाता था और देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था। 1850 ईस्वी का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, अब धर्म में भी अयोग्यता शब्द का इस्तेमाल किया गया। अयोग्यता अधिनियम, इसके द्वारा हिंदुओं के रीति रिवाजों परंपराओं के अनुसार जो हिंदू व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है वह अपने पिता की संपत्ति में से वंचित था। किंतु क्या हुआ कि सरकार द्वारा लाए गए लेक्स लोकी कानून, जो उत्तराधिकार दिलाने वाला कानून बना, वह कौन सा था? लेक्स लोकी कानून के नाम से परंपरा को अवैध घोषित करते हुए धर्मांतरित यानी धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति का भागीदार बना दिया। इसी प्रकार विद्यालयों में बाइबिल आदि पढ़ाई जाती थी। इन सभी कारणों से लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते थे। तो इन सभी धार्मिक कारणों के कारण भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपती रही, जो 1857 में विस्फोट के रूप में विस्फुटित हुई। तो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है सैनिक कारण। सैनिक कारण को तात्कालिक कारण भी कहा जाता है, क्योंकि इसी वजह से तुरंत जो क्रांति शुरू हुई थी, तात्कालिक का मतलब तुरंत शुरू होने वाला कारण जो था वो था सैनिक कारण। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण सेना में व्याप्त असंतोष था। जैसा कि आप सभी ने पहले भी इसी चैप्टर में देखा कि यह क्रांति सैनिकों द्वारा आरंभ की गई थी और इस असंतोष के अनेक कारण थे। पहला कारण था सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी? सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। सेना में यद्यपि भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी, परंतु उन्हें ज़्यादातर रंगरूप के रूप में ही नियुक्त किया जाता था। किस रूप में? रंगरूट के रूप में ही नियुक्त किया जाता था। उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा वेतन और सुविधाएं भी कम दी जाती थी। और दूसरा कारण जो है, सैनिकों के सामने बेकारी की समस्या। तो भारतीय सैनिकों ने 1857 ईस्वी के पूर्व ही उग्र रूप से इस असंतोष को अनेक बार व्यक्त किया था, परंतु इन्हें हमेशा दबा दिया जाता था। अनेक बार भारतीय सेना की टुकड़ी विशेष ही भंग कर दी जाती थी। इससे सैनिकों के सामने बेकारी की समस्या उठ खड़ी होती थी। देशी राज्यों में भारतीय सैनिकों की छटनी की नीति से भी सैनिकों में बेकारी की समस्या बढ़ गई थी। और अगला टॉपिक है बंगाल सेना में
असंतोष। तो अवध का राज्य समाप्त किए जाने से बंगाल सेना में गुस्से की लहर दौड़ गई। इस सेना में अवध क्षेत्र के सैनिक बड़ी संख्या में थे। अपने नवाब के अपमान से ये तिलमिला उठे। अगला टॉपिक हमारा है सैनिकों को समुद्र पार भेजने की नीति। क्या है बच्चों? सैनिकों को समुद्र पार भेजने की नीति या धार्मिक मान्यताओं पर जोर। धार्मिक मान्यताओं पर जोर। तो तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार समुद्र पार जाना शास्त्र विरुद्ध माना जाता था। 1824 में बैरकपुर में सैनिकों ने समुद्र पार वर्मा में सेवा करने से मनाही कर दी थी और इसके फलस्वरूप 47वीं जो भी रेजिडेंट किसी काम के लिए मना करता था तो उसे भंग कर दी गई, यानी तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि सैनिक किसी भी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते थे। जो मना करते थे उस रेजिडेंट को ही भंग कर दिया जाता था। वर्मा में सेवा न करने के कारण 47वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई और 1844 में 4 बंगाल रेजिमेंट ने उन्हें अतिरिक्त भत्ता न मिलने तक सिंध में जाने से मना कर दी थी। और तो इस प्रकार जब ये रेजिडेंट भंग किए जाते थे, रेजिमेंट की भंग होने के कारण बहुत सारे जितने भी इसमें कार्यरत सैनिक थे सब क्या हो जाते थे? बेकार हो जाते थे, बेरोजगार हो जाते थे बच्चों। उनके सामने बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। और अब देसी रियासतें भी, जो बची खुची रियासतें थीं, वो भी इन्हें अपने यहाँ सैनिक के रूप में नहीं रख सकती थी, क्योंकि वे सहायक संधि से बंधी हुई थी और उनके आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा का अधिकार अंग्रेज़ों के ऊपर होता था। वे किसी को न तो सेना में भर्ती कर सकते थे अपने मन से, ना ही किसी को निकाल सकते थे। तो इस वजह से इन्हें कहीं भी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। ये मतलब सैनिक बेकार थे, बेरोजगार थे। और जब सैनिकों को समुद्र पार भेजने की नीति बनी, लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, इसके लिए कौन सा अधिनियम बना था? कैनिंग द्वारा जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के द्वारा सैनिकों को युद्ध के लिए आवश्यकता पड़ने पर समुद्र भेजने की योजना बनाई गई थी, समुद्र पार भेजने की योजना बनाई गई थी। तो इसमें और अधिक क्रोध पनपा, क्योंकि भारतीय समुद्र पार जाना धर्म विरोधी कार्य समझते थे और सैनिक असंतोष के अन्य कारण भी थे। उनमें था सैनिकों के वेतन में कटौती। तो केवल समुद्र पार जाना ही सैनिकों के अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने का कारण नहीं था बच्चों, बल्कि अन्य कारण भी थे, जिनमें सैनिकों के वेतन में कटौती एक प्रमुख कारण था। सिंध या पंजाब में काम करने वाले सैनिकों को विदेशी सेवा भत्ता नहीं देकर उनके वेतन में कटौती कर दी जाती थी। और इसके अतिरिक्त सैनिकों पर लगाए गए प्रतिबंध भी 1857 की क्रांति का कारण बना। सैनिकों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। सैनिकों को चंदन या टीका लगाने, दाढ़ी और पगड़ी रखने से रोक दिया जाता था। इसलिए सेना में यह भावना फैल रही थी कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और इसके अतिरिक्त अफ़गान एवं क्रीमिया युद्धों का प्रभाव। अंग्रेज अफ़गानों से प्रथम युद्ध 1838 से 42 ईस्वी तक किए, जिसमें कि पराजित हो गए। इससे भारतीयों को भी यह विश्वास होने लगा कि यदि अफ़गान अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं तो हम क्यों
नहीं हरा सकते। तब अफ़गान क्रीमिया युद्ध का प्रभाव भारतीय जनता पर अत्यधिक पड़ा। भारतीयों का मन स्थिति बदल दिया अफ़गान क्रीमिया युद्ध ने बच्चों। जो भारतीय अभी अंग्रेज़ों को अजेय मानते थे, अब उनके मन में यह भावना व्याप्त हो गई कि अगर अफ़गान अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं हरा सकते। इसके साथ ही क्रीमिया युद्ध यानी दूसरा युद्ध 1854 से 56 में अंग्रेज़ों की सेना को भारी क्षति हुई। अतः भारतीयों ने इसे एक अवसर के रूप में जाना, यानी भारतीयों को एक अच्छा अवसर क्रीमिया युद्ध ने प्रदान कर दिया, अफ़गान क्रीमिया युद्ध ने। और इस क्रांति का जो प्रमुख कारण था, तात्कालिक कारण यानी तुरंत शुरू होने का कारण, वह था चर्बी लगा कारतूस। क्या था बच्चों? चर्बी लगे कारतूस की घटना या चर्बी लगे कारतूस का व्यवहार, यह क्रांति का तात्कालिक कारण था। तो क्या हुआ था कि विद्रोह का नई तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। यह राइफल का नाम था, क्या नाम था बच्चों? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, जिसके कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती थी। कारतूस यानी जिसे खोखा कहते हैं, पिक्चरों में आपने देखा होगा, एक गोलाकार इतना बड़ा होता है, गोलाकार होता है, उसमें बारूद भरा जाता है। तो वो जो गोलाकार खोखला हो जाता है बारूद निकलने के बाद, उसे खोखा या कारतूस कहते हैं। तो ये जो कारतूस आया था एनफील्ड राइफलों में प्रयोग करने के लिए, यह अफवाह फैल गई कि जिसके कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती थी, मतलब जो एनफील्ड राइफलों में कारतूस लगती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। इसे दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। जैसे जो कारतूस होता है इसी टाइप का होता है, ऐसे होता है, और इधर दोनों तरफ प्लास्टिक का कोड लगा होता है। तो जैसे हम बॉटल होता है, दवा की बॉटल होती है या तेल का बॉटल होता है, तो उसमें जो ढक्कन रहता है नहीं खुलता है, तो हम क्या करते हैं, दांत से ऐसे खींच करके बाहर करते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक कोड लगा रहता था उसे दांत से खींचना पड़ता था। इसके बाद उस बारूद को यानी उस कारतूस को कहाँ लगाया जाता था, बंदूक में लगाया जाता था। और जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो ये कारतूस जो होता है इस होल से बाहर निकल जाता है और ये खोखा यानी कारतूस रह जाता है। तो जिनके घर में बंदूक होगा आप लोगों ने देखा होगा, इसी टाइप का रहता है। तो क्या हुआ कि कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी है, यानी जो कारतूस के किनारों पर कोड लगा हुआ है वो किसका है, गाय और सूअर की चर्बी का लगा है, जिसे दांत से खोलना होता था। तो इससे सैनिकों में बड़ी निराशा फैल गई और बंगाल सेना के, जिनका कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मंगल पांडे, बंगाल सेना के बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे मंगल पांडे, ने 29 मार्च 1857 को अपने उच्चाधिकारियों को गोली मार दी। तब अंग्रेज़ों का क्या कहना था कि अगर आपको सेना में रहना है तो कारतूस का प्रयोग करना पड़ेगा। और मंगल पांडे जो थे वो कह रहे थे कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी में बहस हो गई और मंगल पांडे ने आवेश में आकर के अपने उच्चाधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। और इस प्रकार 10 मई 1857 को मेरठ की पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। 29 मार्च को इन्होंने किया और इन्हें 6 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और यह घटना जो है आग में घी
का काम की और इसके पश्चात 10 मई को मेरठ में पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी के साथ ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई, जिसका डेट 31 मई 1857 निर्धारित किया गया था पूरी योजना के साथ। शायद 31 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ होती तो बच्चों उसी समय अंग्रेजी शासन का अंत हो गया होता, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि पूरे भारत में विद्रोह को दबा सकते। किंतु अफसोस यह है कि 21 दिन पहले यह क्रांति मेरठ के सैनिकों द्वारा 10 मई 1857 को ही प्रारंभ कर दी गई और फिर जगह जगह विभिन्न डेटों में क्रांतियाँ हुई। इस वजह से अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हो गए। तो फिलहाल हम तात्कालिक कारण पर प्रकाश डाल रहे हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ की पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया? तात्कालिक कारतूस के कारण। जो नया कारतूस आया था उसको प्रयोग में लाने के कारण 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू कर दी गई। इस प्रकार 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई और दिए गए विवेचन से स्पष्ट है, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सैन्य कारणों से हुई थी। अंग्रेजी शासकों के प्रति निराशा तथा असंतोष का भाव भारत के लोगों में बढ़ता जा रहा था और इसी का परिणाम यह क्रांति थी। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया पहले से ही विद्यमान गहन असंतोष की अभिव्यक्ति थी। यह एक चिंगारी की तरह थी जिसने पहले से इकट्ठा हो रहे असंतोष रूपी बारूद के ढेर में आग लगा दी। तो इस प्रकार विभिन्न कारणों के सम्मिलन के फलस्वरूप 1857 की क्रांति हुई थी। अगले वीडियो में हम क्रांति की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।